PR 307 इकाई संख्या 3 सरफेस प्लेट्स की इस इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में सभी का स्वागत है। यह अध्याय फोटोलिथो प्लेट मेकिंग यानी लिथोग्राफी हेतु इमेज कैरियर या प्रिंटिंग सरफेस या प्रिंटिंग इमेज कैरियर जो लिथोग्राफी में तैयार किया जाता है उससे जुड़े सब्जेक्ट कोड PR 307 का तीसरा अध्याय है जो सरफेस प्लेट मेकिंग के बारे में जानकारी देता है। सरफेस प्लेट मेकिंग को आप ये मान के चल सकते हैं कि इमेज और नॉन इमेज एग्जैक्ट समान तल पर होने की वजह से हम सरफेस प्लेट कह सकते हैं। और ये प्लेट वो लिथोग्राफी के ग्रीस रिपेल्स वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत पर आधारित है। इमेज एरिया ग्रीजी यानी इंक रिसेप्टिव, नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होता है। ग्रीजी इमेज वाटर को रिपेल करती है और वाटर वेस्ट नॉन इमेज एरिया ग्रीस यानी इंक को रिपेल करता है। तो ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस का सिद्धांत एक तरह से ये बताता है कि तैलयुक्त सरफेस और जलयुक्त सरफेस एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी भाव रखते हैं। यानी कि तैलयुक्त सरफेस पर पानी नहीं जमेगा और जलयुक्त सरफेस पर स्याही नहीं जमेगी। क्योंकि स्याही तैलीय होती है इसलिए वो जमेगी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि सरफेस प्लेट मेकिंग में अनेक चरण होते हैं। उन चरणों में एक चरण है डिसेंसिटाइजेशन, गैर संवेदनशीलता, गैर संवेदीकरण। गैर संवेदीकरण किसी विशेष प्रक्रिया के प्रति कुछ झुकाव है, यानी कि किसको किसके प्रति गैर संवेदनशील बनाना। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस, यानी कि वाटर रिपेल्स मीन्स नॉन इमेज एरिया रिपेल्स, वाटर रिपेल्स ग्रीस यानी नॉन इमेज एरिया रिपेल्स ग्रीस अर्थात इंक, और ग्रीस रिपेल्स मीन्स इमेज एरिया रिपेल्स वाटर। इसका मतलब है कि हमारा स्याही का जो झुकाव है वो सिर्फ इमेज एरिया की तरफ रहे और स्याही नॉन इमेज एरिया पर नहीं लगे। इस प्रयास के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उस क्रिया को हम गैर संवेदीकरण या डिसेंसिटाइजेशन कह सकते हैं। यानी 20 शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिव बनाने और इंक रेपेलेंट बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है डिसेंसिटाइजेशन है। डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसी शब्दावली है जो ये प्रदर्शित करती है कि लिथोग्राफी की प्लेट मेकिंग के दौरान नॉन इमेज एरिया को ऐसा बनाया जाए कि वो वाटर रिसेप्टिव रहे, स्याही को दूर भगावे, पानी को अपनी तरफ खींचे। इससे ये होगा कि स्याही मात्र इमेज एरिया पे लगेगी और नॉन इमेज एरिया पे स्याही नहीं लगेगी। इससे हमारा मुद्रण क्वालिटी युक्त होगा, क्योंकि नॉन इमेज एरिया पे स्याही लगने से स्कमिंग या धब्बे लगने या नॉन इमेज एरिया में स्याही के चिन्ह दिखने से स्कमिंग का दोष हो जाता है। तो हमने जाना कि इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया का पृथक्करण ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार इमेज एरिया को ग्रीस इंक रिसेप्टिव बनाया जाता है, नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिव बनाया जाता है। तो नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिव बनाने और स्याही के प्रति डिसेंसिटाइज करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो डिसेंसिटाइजेशन है। सच्चे में कह सकते हैं नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति विरोधी भाव पैदा करने की जो क्रिया है वो डिसेंसिटाइजेशन है। विरोधी भाव तब पैदा होगा जब नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होगा, और वाटर रिसेप्टिव होगा तो इंक रेपेलेंट होगा, इंक रेपेलेंट होगा तो वाटर रिसेप्टिव होगा। यानी जल के प्रति आकर्षण और स्याही के प्रति विकर्षण की एक प्रकृति पैदा करने के लिए हम डिसेंसिटाइजेशन की क्रिया करते हैं, और डिसेंसिटाइजेशन की एक क्रिया नॉन इमेज एरिया पर अप्लाई होती है। नॉन इमेज एरिया में किसी एक सॉल्यूशन की एक ऐसी परत जमाई जाती है जो वाटर रिसेप्टिविटी पैदा करती है और इंक रेपेलेंसी पैदा करती है। इस सॉल्यूशन को हम गामा रेबिक सॉल्यूशन कहते हैं या फाउंटेन सॉल्यूशन कहते हैं। गामा रेबिक सॉल्यूशन या फाउंटेन सॉल्यूशन नॉन इमेज एरिया यानी कि लिथोप्लेट के नॉन इमेज एरिया
पर एक लेयर के तौर पे जमा होता है और वो लेयर वाटर को रिसेप्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, इंक को रिपेल करती है। और इस तरह से वाटर को रिपेल करना, वाटर को एक्सेप्ट करना यानी वाटर को रिसीव करना, इंक को रिपेल करना, तो वाटर रिपेल्स ग्रीस, ग्रीस रिपेल्स वाटर के सिद्धांत की पूर्ति करता है। इससे हमारी इमेज नॉन इमेज सेपरेट रहती है। कहने का मतलब है पूरे प्रिंटिंग रन के दौरान, मुद्रण मशीन पर कार्य के दौरान हमारा नॉन इमेज एरिया स्याही के प्रति डिसेंसिटाइज रहना चाहिए और इमेज एरिया स्याही के प्रति सेंसिटाइज रहना चाहिए। तो इमेज एरिया को स्याही के प्रति सेंसिटाइज बनाए रखने के लिए और नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति डिसेंसिटाइज बनाए रखने के लिए डिसेंसिटाइजेशन की क्रिया की जाती है। तो मुद्रण के दौरान दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इंक एप्लीकेशन और फाउंटेन सॉल्यूशन एप्लीकेशन। इंक एप्लीकेशन में इंक इमेज एरिया पे लगती है क्योंकि इंक में ग्रीस नेचर होने की वजह से वो ग्रीस रिसेप्टिविटी इमेज एरिया को एक सूटेबल बनाती है। तो इमेज एरिया ग्रीस इंक को रिसीव करता है और नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होने के कारण फाउंटेन सॉल्यूशन को रिसीव करता है। तो छोटी सी बात मोटी करके इसलिए बताई जाती है, बड़ी करके इसलिए बताई जाती है, किसी छोटे कंसेप्ट को अतिशयोक्त गुण बना के इसलिए बताया जाता है ताकि छोटे शब्द में समाहित किसी विशेष अवधारणा को हम तोड़ तोड़ के समझ सकें और जब एक बार समझ में आ जाता है तो उसको किसी एक संक्षिप्त शब्द यानी कि एक टेक्निकल वर्ड में कंसाइज करके उसे हम याद रख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फैला सकते हैं। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं। कंसाइज भाषा के तौर पे हम इसको संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं, समरी मेकिंग कह सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज। और जब समराइज्ड वे में कोई चीज़ पढ़ने में समझ में आ गई तो उसको फैलाना होता है परीक्षा के दौरान, बोलने के दौरान और लिखने के दौरान, तो उसको हम एक्सपेंशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा में एक में भाषा संक्षिप्तीकरण समराइजिंग, एक में भाषा विस्तार यानी कि भाव विस्तार। तो ऐसे ही अगर कोई कहता है कि डिसेंसिटाइजेशन क्या है, इसको समझाइए, 12 नंबर का सवाल है तो आपको उसका शब्द बताना पड़ेगा, अर्थ बताना पड़ेगा, उसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी, उस प्रक्रिया के सिद्धांत को बताना पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव होता है ऐसा बताना पड़ेगा, तो ज़रूरत है तो चित्र बनाना पड़ेगा। ऐसे आपका सवाल पूरा हो जाएगा। डिसेंसिटाइजेशन पर कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल ये बनाया जा सकता है, डिसेंसिटाइजेशन किसकी ओर संकेत करता है? तो इसमें ए विकल्प होगा नॉन इमेज एरिया को उपचारित करने के लिए, बी इमेज एरिया को उपचारित करने के लिए, सी ए बी गलत, डी ए बी सही। तो इसमें वो विकल्प जो नॉन इमेज एरिया को ट्रीटमेंट देता है उसकी ओर संकेत होता है, तो इसमें हम ए विकल्प सही मानेंगे कि डिसेंसिटाइजेशन में नॉन इमेज एरिया को ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा सवाल है इसमें डिसेंसिटाइजेशन में क्या प्रभाव होता है? तो ए विकल्प में कहेंगे कि नॉन इमेज एरिया में इंक रिसेप्टिविटी पैदा होती है, बी विकल्प में कहेंगे नॉन इमेज एरिया में वाटर रिसेप्टिविटी पैदा होती है, सी में कहेंगे कुछ भी नहीं होता, डी में कहते हैं डी में कह सकते हैं हम उक्त समस्त सही। तो इसमें जो विकल्प है एक वाटर रिसेप्टिविटी पैदा करने का, यानी नॉन इमेज एरिया को ट्रीटमेंट देकर के उसे वाटर रिसेप्टिव बनाया जाता है, तो वाटर रिसेप्टिविटी वाला विकल्प सही होगा। तीसरा सवाल हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव कि डिसेंसिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोल या सॉल्यूशन या केमिकल को क्या कहते हैं? तो ए विकल्प है फाउंटेन सॉल्यूशन, बी विकल्प है गमा रेबिक, सी है ए प्लस बी और डी है उक्त समस्त गलत। तो चूँकि ए और बी दोनों विकल्प सही हैं तो हमारे सी पे ए प्लस बी विकल्प है वो हमारा सही माना जाएगा। इसको हम गमा रेबिक सॉल्यूशन या फाउंटेन सॉल्यूशन दोनों ही कहते हैं। चौथा सवाल बन सकता है डिसेंसिटाइजेशन को परिभाषित कीजिए, तो आप कहेंगे नॉन इमेज एरिया पर विशेष उपचार करके उसको जल के प्रति संवेदनशील और स्याही के प्रति विरोधी भाव पैदा करने के लिए जो उपचार किया जाता है उसको हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। डिसेंसिटाइजेशन नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति विरोधी भाव पैदा करने की एक प्रक्रिया है। इसी के विपरीत भाषा में कह सकते हैं नॉन इमेज एरिया को जल के प्रति आकर्षक बनाने की प्रक्रिया है। यानी जल के प्रति आकर्षक बनाने और स्याही के प्रति विरोधी बनाने की जो क्रिया है वो हमारा डिसेंसिटाइजेशन है। पांचवा सवाल कह सकते हैं डिसेंसिटाइजेशन क्या है, ये कौन से एरिया पे किया जाता है, इसका क्या प्रभाव होता है? तो आप कह सकते हैं डिसेंसिटाइजेशन नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति विरोधी बनाने और जल के प्रति सहयोगी बनाने की क्रिया है। यह नॉन इमेज एरिया पर किया जाता है
नॉन इमेज एरिया को जल के प्रति संवेदनशील बनाने से नॉन इमेज एरिया फाउंटेन सॉल्यूशन को अपनी ओर खींचता है और स्याही को अपनी ओर से भगाता है। इस कारण से हमारे वाटर रिपेल्स ग्रीस और ग्रीस रिपेल्स वाटर के सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि इमेज एरिया पर ग्रीजिंग लगती है और नॉन इमेज एरिया पर ग्रीजिंग नहीं लग सकती। नॉन इमेज एरिया पर पानी का ठहराव होता है और इमेज एरिया पर पानी का ठहराव नहीं हो सकता। इस तरह से इमेज एरिया रिपेल्स वाटर और नॉन इमेज एरिया रिपेल्स इंक। दूसरे शब्दों में ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस की पूर्ति हो जाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि नॉन इमेज एरिया पर किया जाने वाला एक विशेष उपचार जिसके अंतर्गत नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव बनता है और इंक रेपेलेंट बनता है। और ये कह सकते हैं कि नॉन इमेज एरिया पर लगने वाली स्याही के अवसरों को कम करने के लिए, क्योंकि नॉन इमेज एरिया पर स्याही लगने से स्कमिंग, दाग धब्बे जैसा एक प्रिंटिंग डिफेक्ट पैदा हो सकता है। इसका प्रभाव है, अभी हमने समझा दिया, फिर भी आप कह सकते हैं डिसेंसिटाइजेशन के प्रभाव है। नंबर 1, नॉन इमेज एरिया को जल के प्रति आकर्षक या वाटर रिसेप्टिव बनाने के लिए। नंबर 2, नॉन इमेज एरिया को स्याही के प्रति विरोधी या इंक रेपेलेंट बनाने के लिए। सी, स्याही को मात्र इमेज एरिया तक सीमित रखने के लिए। चौथा, फाउंटेन सॉल्यूशन को मात्र नॉन इमेज एरिया तक सीमित रखने के लिए। 5वां, नॉन इमेज एरिया पर स्याही नहीं लगे जिससे कि हम किसी मुद्रण दोष को रोक सकें उसके लिए, क्योंकि नॉन इमेज एरिया पर स्याही के किसी प्रभाव के होने से हमारा प्रिंटिंग डिफेक्ट पैदा हो सकता है। और छठा कह सकते हैं ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की मान्यता को पूरा करने के लिए। इस तरह से हमारा ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का एक अध्याय पूरा हो जाता है। और हम इसके लिए अनुपम प्रकाशन की ऑफसेट इमेज कैरियर सरफेस, इस विषय पर हिंदी में उपलब्ध नोट्स, पूर्व में बनाया गया ई लेक्चर का रिकॉर्डिंग और ये वर्तमान रिकॉर्डिंग काम आ सकती है। इसको सुन करके, समझ करके आप ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप उत्तरों का जवाब दिला सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।